हाय गाइस, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने बात की है एग्रीकल्चर का मीनिंग डेफिनेशन। इसके इम्पॉर्टेंट कुछ 3 सेक्टर्स थे, इनपुट, फार्म एंड प्रोडक्ट सेक्टर। एंड इम्पॉर्टेंस क्या होता है एग्री बिजनेस का हमारे इंडियन इकोनॉमी में, इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्री बिजनेस होता क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एग्री बिजनेस। So let's get started. First point है our daily requirement of food and fiber produce at the right place. It required from and time come from efficient and hard working of many business producers in input, farm and food production and also in marketing them. They entirely use the system in brief is called the agribusiness. सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो डेली के रिक्वायरमेंट है भोजन और वस्त्र, जो कपड़े हम पहनते हैं और जो खाना हम खाते हैं, जो आहार हम ले रहे हैं, ये डिराइव होता है उन प्लांट्स से या फिर उन क्रॉप्स से। और उन क्रॉप्स को कौन डेवलप करता है? कुछ हमारे हार्ड वर्किंग एफिशिएंट फार्मर्स हैं जो अपने फार्म पे इन फूड और फाइबर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे हार्ड वर्किंग अलग अलग तरह के बिजनेस करने वाले लोग होते हैं जो इन इनपुट्स का यूज़ करते हैं, फार्म से लेते हैं एंड जो फूड प्रोडक्शन करते हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं। जो कोई भी इनपुट हो गया, या वो तो कॉटन हो या फिर कोई सीरियल्स हो या फिर फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, इन सब को प्रोडक्शन के बाद में प्रोसेसिंग की जाती है एंड ताकि इनकी जो सेल्फ लाइफ वो इंक्रीज़ हो सके, उसे किसी ऐसे प्रोड्यूस में कन्वर्ट किया जाता है जिसे कंज्यूमर ले सके। एंड जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो फाइबर प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केटिंग की जाती है। इस इंटायर सिस्टम को, इंटायर प्रोसेस को इन शॉर्ट इन ब्रीफ हम एग्री बिजनेस बोलते हैं। सेकेंड स्कोप है एग्री बिजनेस ऑफ लेट इज कंबाइनिंग द diverse commercial enterprises using the heterogeneous combination of labor, material and capital and technology। एग्री बिजनेस जो है अभी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके, जैसे कमर्शियल इंटरप्राइजेज जो हो रहे हैं उसमें हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन हो रहा है। हेट्रोजीनियस मतलब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में जब आप 7 या 8 में थे। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड होमो का मतलब होता है सेम। तो हेट्रोजीनियस मतलब होता है अलग अलग तरीके के लेबर का, मटेरियल्स का, कैपिटल्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको कंबाइन करके हम यूज़ कर रहे हैं ताकि एग्री बिजनेस हमारे और अच्छे से वर्क करे और जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज है और वो बूम करे। थर्ड है इट इज़ अ डायनेमिक सेक्टर एंड कॉन्टिन्यूसली मीट करेंट डिमांड ऑफ कंज्यूमर इन द डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड मार्केट। जो एग्री बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सेक्टर है एंड ये हमेशा हर बार लगातार जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं या फिर जो भी उनकी घरेलू या फिर वर्ल्ड वाइड में जो भी मार्केट में डिमांड चल रहा है उसको कंप्लीट कर रहा है, उसे फुलफिल कर रहा है। दैट्स वाई ये एक डायनेमिक सेक्टर है। फोर्थ पॉइंट है एग्री बिजनेस जो है एस्टैब्लिश करता है और लीड करता है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है उसको स्ट्रेंथन करने में, उसे मजबूत बनाने में, अलग अलग एरियाज़ में इसके एक्सपेंशन में हेल्प करता है। एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट्स, रॉ मटेरियल, सप्लाई एजेंसीज जो है उन्हें बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्री बिजनेस हमारे लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ है उसे स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर रहा है, साथ साथ जो हमारे रॉ मटेरियल्स है, जो सप्लाई एजेंसीज हैं और जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे अडॉप्ट करके, जो न्यू टेक्निक्स है उसे यूज़ करके हमारी मार्केटिंग जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की उसे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है एग्री बिजनेस प्रोवाइड अ क्रूशियल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। जो एग्री बिजनेस है वो आगे बढ़ने में भी और पीछे जो लोग हैं इन सबको लिंक करके इन लोग को साथ ले चलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है और एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। सिक्स्थ है एग्री बिजनेस जो है जनरेट करता है पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एग्री बिजनेस के कारण से एक तो पहले था कि फार्मर्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में फार्मर्स, उसके बाद फिर मार्केटिंग होती थी तो फार्मर्स सारा काम खुद करते थे। बट एग्री बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ है तो इसके साथ ये चीज़ें हो गई हैं कि फार्मर सिर्फ अपना काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद की चीज़ें उसके लिए डिफरेंट लेबर्स, स्किल्स, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल, तो हर चीज़ कोई एक इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है जिसमें डिफरेंट स्किल्स हो।
मैं पढ़ा सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियोज़ भी क्रिएट कर लूँगी, मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना जानती होंगी, ऐसा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक पर्सन जो है किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है, एंड कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आई नो, बट किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना एक अलग बात होती है। सो एग्री बिजनेस जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। सेवेंथ है, इट एड्स वैल्यू टू प्रोडक्ट्स एंड देयर बाई इंक्रीज द नेट प्रॉफिट। एग्री बिजनेस जो है, जो नेट प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी जो प्रॉफिट्स है उसको इंक्रीज कर रहा है और उसमें वैल्यू एडिशन में हेल्प कर रहा है। सो अब तक हमने पढ़ा है कि स्कोप क्या है एग्री बिजनेस का। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग्री बिजनेस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्री बिजनेस। तो एग्री बिजनेस जो सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है क्रूशियल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। इसका मतलब इसमें दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है प्ले कर रहे हैं रोल अपना। फर्स्ट है फार्म इनपुट सेक्टर, जो डील करता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो प्रोवाइड करती है हमें सीड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फ्यूल्स और भी अदर चीज़ें। पेट्रोलियम ETC आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस रीज़न। मतलब हम बात करें जब फार्म इनपुट सेक्टर की, तो इसमें कई सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे इनपुट जो है हमारे फार्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा फार्म प्रोडक्ट सेक्टर, जिसमें ये डील करता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। जब फार्म पे हम कोई कमोडिटी जो है लार्ज या ह्यूज रेंज पे बनाते हैं, उसका प्रोडक्शन या फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। लार्ज नंबर पे जो हमारे कोऑपरेटिव बॉडीज़ हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं एग्रो बिजनेस में, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, जितनी ज़्यादा लार्ज नंबर पे जो कोऑपरेटिव बॉडीज़ हैं वो बहुत ही कम नंबर्स में हैं। मतलब बहुत बड़ी तो है लेकिन उनका नंबर कम है। एंड जो स्मॉल स्केल्ड एग्रो बिजनेस हो रहा है, जो छोटे स्तर पे एग्रो बिजनेस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा नंबर में है, क्योंकि छोटा स्केल पे हमें कुछ स्टार्ट करना है तो उसमें पैसे कम लगेंगे और रिसोर्सेज भी कम लगेंगे और लेबर की भी जो ज़रूरत होगी वो कम होगी, तो ये कर पाना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए जो छोटे स्केल पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वो कम है, जो छोटे स्केल पे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा है, और जो लार्ज नंबर में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है उनकी जो नंबरिंग है, जो उसकी क्वांटिटी है वो कम है। सो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है फार्म का, जिसमें कि कॉमनली आता है हमारा पोल्ट्री फार्म, वेजिटेबल्स और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। एक होता है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। सो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन में हम क्या देखते हैं कि इन वन फॉर्म assumes the function of the other form is called horizontal integration। एक फॉर्म में जब हम बाकी के भी फंक्शंस को देखते हैं, अज्यूम करते हैं उस फॉर्म में, तो उसे हम हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, इन वन फॉर्म अज्यूम अदर फंक्शन विच आर हैविंग द क्लोज रिलेशनशिप। जैसे कि कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जिनका आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। इफ़ वन फॉर्म अज्यूम अदर फंक्शन, अगर एक फॉर्म जो है दूसरा फंक्शन अज्यूम कर रहा है तो वो सक्सीडिंग होता है, रिलेटेड टू द कंजप्शन फंक्शन इज कॉल्ड द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसे हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में अ होलसेलर फॉर्म अज्यूमिंग द फंक्शन ऑफ ए रिटेलर। जो एक होलसेलर हमेशा चाहेगा कि रिटेलर का काम चलते रहे ताकि होलसेलर का भी काम चलते रहे। इफ़ वन फॉर्म अज्यूम द अदर फंक्शन प्रोसीडिंग, अगर एक फॉर्म जो है चाहता है कि दूसरे का जो फंक्शन है वो प्रोसीड होते रहे रिलेटेड टू द प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अ होलसेलर फॉर्म अज्यूम द फंक्शन सच एज असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। जो एक होलसेलर होता है वो हमेशा चाहता है कि जो फंक्शन है असेंबलिंग का, प्रोसेस करने का, पैकेजिंग करने का, स्टोरेज करने का, ये बिल्कुल प्रॉपरली चलते रहे। एंड थर्ड होता है नेक्स्ट टाइप जो है, एक तो हॉरिजॉन्टल पड़ा इंटीग्रेशन, दूसरा वर्टिकल, एंड तीसरा होता है कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो फॉर्म है वो अज्यूम करता है बहुत सारे फंक्शंस होने के लिए, लेकिन उसका किसी से रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो गया। तो गाइस हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है स्कोप क्या है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, एंड इसके बाद जो सेक्टर्स होते हैं एग्री बिजनेस के वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने कई सारी चीज़ों को ध्यान से देखा है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपने डेफिनेशन वाली वीडियो या फिर इंपॉर्टेंस वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे आप सबसे पहले देख लो ताकि आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ जाए। और इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे आगे
एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Government have influenced agriculture directly through the following mechanisms: health regulation programs, price support, laws, and the production control, and the collection and distribution of the agricultural statistics. In addition to the general policy of the nation as a whole, agriculture is especially affected by the inflation, unemployment, and foreign policies. हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, मतलब कि एक तो आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ जब हम एग्री बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली हमें क्या समझना है, एग्रीकल्चर में पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं और इन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस करती है एग्रीकल्चर को डायरेक्टली, ठीक है, उसे छुपा कोई काम करने की जरूरत नहीं होती, एग्रीकल्चर को ओपनली सपोर्ट करती है। सबसे पहले हेल्थ रेगुलेशन प्रोग्राम्स को निकालती है, प्राइस सपोर्ट जैसे कि MSP हो गया, एंड प्रोडक्शन कंट्रोल भी आता है इसमें, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स है उन सब के बारे में कंप्लीट जो नॉलेज है हर बार हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो है अफेक्ट होता है कुछ रीजन्स के, या तो प्राइस या तो बहुत कम हो जाता है किसी भी कमोडिटी का, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि बेरोजगारी फैल रही है, या फिर फॉरेन कुछ पॉलिसीज़, फॉरेन की जो पॉलिसीज़ है, विदेशी पॉलिसीज़ है, वो कई बार अफेक्ट कर देती है। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है डिस्क्राइब करती है अ सेट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बहुत सारी लॉज होती हैं जो कि डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनसे रिगार्डिंग है। जैसे कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिन प्रोडक्ट्स को हमें एक्सपोर्ट करना है या इम्पोर्ट करना है फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो इन चीज़ों के लिए कुछ लॉज होते हैं, इसे हम एग्रीकल्चर पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट यूजुअली इम्प्लीमेंट करती है एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को, जिसमें कि कोई गोल होता है जिसे हमें अचीव करना होता है, कुछ आउटकम लेना होता है डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, मार्केट से, और जो भी आउटकम होता है वो इन्वॉल्व करता है, जैसे कि एग्जाम्पल में अ गारंटीड सप्लाई लेवल, प्राइस स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड लैंड यूज़ और एम्प्लॉयमेंट। कई बार गवर्नमेंट हमें इंश्योर करती है, बोलती है कि तुम्हें गारंटी दी जाती है कि जो सप्लाई लेवल इतना होगा, प्राइस में कोई इन्फ्लेशन नहीं आएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, जो प्रोडक्ट का तुम सिलेक्शन करो वो अच्छे होंगे, एंड जो लैंड का यूज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। हमें पता चल चुका है कि एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इसके कुछ गोल्स होते हैं। इन गोल्स में है कि मेंटेनिंग अ प्रॉफिटेबल, वायबल, एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटली सेफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्टर कैपेबल ऑफ मीटिंग द डिमांड for food and fiber while providing the satisfactory income to produce for use of their land, labor, capital and management। जो गोल है एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के वो कई सारे होते हैं, जैसे कि हमें अपनी जो प्रॉफिट है उसे मेंटेन करके रखने में वायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए सेफ होना चाहिए, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्टर है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो फूड और फाइबर की जो डिमांड है उसे वो कंज्यूमर तक अच्छे से पहुंचा पाए, और जो हमारा कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो पाए, उसकी इनकम और अच्छी हो, बढ़े, एंड जो यूज़ है लैंड, लेबर, कैपिटल का और उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके, और प्रोवाइड करना है एफिशिएंट, प्रॉफिटेबल एंड डायनेमिक एग्री बिजनेस सेक्टर जो इंक्लूड करेगा इनपुट सप्लाईज को और एग्रीकल्चर आउटपुट सेक्टर्स को भी, साथ ही साथ प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर्स को अबंडेंट और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत ज़्यादा मतलब भरपूर एंड सेफ सप्लाई होनी चाहिए फूड एंड फाइबर की, बहुत ही एक कम अमाउंट पे एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कंसिस्टेंट विद द अदर गोल्स। जो अदर गोल्स हैं उसके साथ भी कंसिस्ट करने चाहिए, और जो फूड और फाइबर हो उनकी इतनी लोएस्ट पॉसिबल प्राइस हो जिससे कि हम अफोर्ड कर पाए, जो कंज्यूमर्स है उसे अफोर्ड कर पाए, और उससे जो फूड और फाइबर है हमेशा मिलते रहे। कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे पॉलिसीज़, जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ है उसे चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फोर्सेस दैट कॉज पॉलिसी चेंज, फर्स्ट है प्राइस इनस्टेबिलिटी। प्राइस जो है हमेशा जब इन्फ्लेट करते रहता है, बढ़ते घटते रहता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरी है ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें से एक है। प्राइस इनस्टेबिलिटी वन मेजर पॉसिबल प्रॉब्लम है जो फेस की जाती है प्रोड्यूसर्स के थ्रू। प्रोड्यूसर जो फार्मर्स हैं या फिर कोई भी प्रोड्यूसर हो सकता है, उन्हें जब इनस्टेबिलिटी दिखती है प्राइसेस में और इनकम में, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और वो उन प्रॉब्लम्स को फेस भी करते हैं। चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड कैन
एंड डू अफेक्ट द फार्म प्राइसेस। जो चेंजेस हो रहे हैं, जो डिमांड और सप्लाई के जो चेंजेस हो रहे हैं वो अफेक्ट करते हैं फार्म के प्राइसेस को। ग्लोबलाइजेशन में द कल्चर, पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द countries around the world have become more interdependent। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जो कल्चर है, जो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमिक्स है कंट्रीज़ की, हमारे पूरे वर्ल्ड में ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती हैं उतनी जल्दी चेंजेस लानी पड़ती हैं एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ में। टेक्नोलॉजी के अलावा भी फूड सेफ्टी एक कॉज है या फिर एक ऐसा फोर्स है जो पॉलिसी चेंज करने में रोल प्ले करता है। बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो कंसर्न करती हैं कि उनके जो नेशन की जो फूड सेफ्टी है वो प्रॉपर रहे, उनका जो नेशन है उसमें फूड सप्लाई हमेशा होते रहे। मस्ट कंट्रीज़ आर कंसर्न विद द सेफ्टी ऑफ देयर नेशंस फूड सप्लाई। Environment, agriculture policy is often changed to respond to issue related to environment। environment में कई सारे issues होती हैं जिसके कारण से environment की जो एग्रीकल्चर में जो पॉलिसीज़ आती है उसमें चेंज लाना पड़ता है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ पॉलिसी जो है फोकस करती हैं इन दिस एरिया इज वन ऑन हाउ द ट्रेडिशनल फैमिली फार्म इज अफेक्टेड बाय दिस स्वीपिंग चेंजेस। जब एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है उसके कारण से जो ट्रेडिशनल फैमिली फार्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली अफेक्ट हुए हैं। पॉलिटिक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग ऑल द पॉलिसीज इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर पॉलिसी। किसी भी तरह की पॉलिसी हो या फिर हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी हो या फिर कोई और पॉलिसी हो, हर एक पॉलिसी जो है पॉलिटिक्स के जो गेम्स होते हैं उसके कारण से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ओके तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि कॉजेज़ क्या होते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को चेंज, इसमें जो फोर्सेस कुछ रिस्पॉन्सिबल थे, जिसमें कि हमने पढ़ा है प्राइस इंस्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिक्स, तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पॉलिसी टूल, ऐसे कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट पॉलिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो फर्स्ट है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। सब्सिडी इज द गवर्नमेंट सब्सिडी पेड टू फार्मर एंड एग्री बिजनेस टू मैनेज द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। सब्सिडीज़ वो होती है जो हमारे गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को देती है ताकि जो एग्री बिजनेस है या फिर जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है उसे मैनेज किया जा सके। द कंडीशन फॉर पेमेंट एंड द रीजन्स वेरी विद द फार्म प्रोडक्ट, साइज ऑफ द फार्म, नेचर ऑफ ओनरशिप एंड द कंट्री अमॉन्ग अदर फैक्टर्स। इसमें कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले बात कि जो फार्म है उसकी साइज़ क्या है, जो ओनरशिप का नेचर है ये भी मैटर करता है, साथ ही साथ पेमेंट की कंडीशन क्या है एंड जो फार्म प्रोडक्ट है वो कैसे वेरी कर रहा है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। इनरिचिंग द पीनट फार्मर फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, कीपिंग द प्राइस ऑफ ए स्टेपल लो टू कीप द पुअर्स। जो भी पुअर फार्मर्स है उन्हें रिबेलिंग करने के लिए इस्टेब्लिश करना होता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को, अवॉइड करता है फमाइन ईयर्स को एंड इंकरेज करता है डाइवर्सिफिकेशन एंड मेनी अदर पर्पसेस। सो इन पॉलिसीज़ में हमने देखा है दो तीन चीज़ें। एक तो सब्सिडीज़ के बारे में देखा, सब्सिडीज़ इंपॉर्टेंट होती है ताकि जो एग्री बिजनेस है या फिर जो फार्म एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खुद से, तो वो क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ लेते हैं जो हेल्प करता है उनको अदर जो भी प्रोडक्शन है या फिर जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों में। एंड उसके बाद है कि जो एक स्टेपल लो प्राइस जो रखा जाता है, जो हमारे पुअर फार्मर्स हैं उनसे जो रिबेलिंग की जाती है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। साथ ही साथ जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स में ऐसा कंडीशन ना हो जाए कि किसी कंट्री में फमाइन आ जाए किसी ईयर में, उससे भी बचाने में हेल्प करती है जो ये पॉलिसीज़ होती हैं। साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। सो इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं फार्म सब्सिडीज़ के। एक तो होता है डायरेक्ट पेमेंट, दूसरा होता है मार्केटिंग लोन्स एंड तीसरा होता है काउंटर साइक्लिंग पेमेंट्स। डायरेक्ट पेमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट पेमेंट आर कैश subsidies for the production or produce of the crops such as wheat, corn, sorghum, barley, oats, cotton, rice, soybean, minor oilseeds and peanuts। डायरेक्ट जो पेमेंट होता है मिलता है सब्सिडीज़ के फॉर्म में, कुछ कैश मिलता है जिसे यूज़ किया जाता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। जैसे वो क्रॉप जैसे वीट हो गया, कॉर्न हो गया, शॉर्गम हो गया, बार्ली हो गया, ओट हो गया,
या ओट्स हो गए, कॉटन, राइस, सोयाबीन, माइनर ऑयल सीड्स या फिर पीनट्स हो गए, इन सब के प्रोडक्शन के लिए मिलता है। दूसरा मार्केटिंग लोन होता है। मार्केटिंग लोन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ बाई पेइंग द गारंटेड मिनिमम प्राइजेस फॉर द क्रॉप्स। जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए मिनिमम प्राइजेस वो पे करके गारंटी देते हैं एंड बहुत ही एक लार्ज सब्सिडी उन्हें प्रोवाइड करते हैं हमारे फार्मर्स को। काउंटर साइकिलिंग पेमेंट्स ये प्रोवाइड करती है लार्ज सब्सिडीज विद व्हेन मार्केट प्राइसेस आर लो, लाइक मार्केटिंग लोन। जब मार्केटिंग लोन या फिर जो मार्केट में प्राइसेस हैं हमारे जो क्रॉप्स थे, जो हमारे प्रोड्यूस थे उनके, तो वे बहुत ज़्यादा लार्ज सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। आउटर साइकिलिंग पेमेंट जो है ये टाइड होती है, टाइड टू मेजर ऑफ हिस्टोरिकल प्रोडक्शन, वेयर एज मार्केटिंग लोन सब्सिडीज आर टाइड टू करेंट प्रोडक्शन। जैसे हमने देखा है काउंटर साइकिलिंग पेमेंट जो होती हैं टाइड होती हैं बहुत सारे मेजर से हिस्टोरिकल प्रोडक्शन को देखा जाता है, वहीं पे मार्केटिंग लोन जो सब्सिडीज़ मिलती हैं उसमें करेंट प्रोडक्शन को देखा जाता है। चौथी सब्सिडी है कंजर्वेशन सब्सिडी। इसमें फार्मर्स आर पेड नॉट टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर्स को इसलिए पे किया जाता है ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो ना करे, बट टू कल्टिवेट ग्राउंड कवर सच एज ग्रास और ट्री और रिटायर्ड एकर्स। मतलब कि फार्मर्स को पैसे इसलिए दिए जाते हैं ताकि उस एरिया का कंजर्वेशन हो सके। फार्मर्स को वहाँ पे बस ग्रासेस ग्रो करनी होती है, ट्रीज ग्रो करने होते हैं, उन सारे एरियाज में उन जो एकड़ में उनकी जो ज़मीन हो रखी है उनमें उन्हें क्रॉप नहीं ग्रो करने के लिए पैसे मिलते हैं। अ लार्ज शेयर ऑफ लैंड idled under the CRP in the America are owned by the retired farmers. Thus, one does not even have to be working farmer to get these subsidies. तो ये नॉर्मली अमेरिका में देखा गया है, CRP होता है जिसके अंदर जो ओनर्स होते हैं, लेकिन वो जो फार्मर्स हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं तो उन्हें भी ये सब्सिडीज़ मिलती हैं। वन डज़ नॉट इवन हैविंग टू बी वर्किंग फार्मर टू गेट दिस सब्सिडी। जो फार्मर्स काम नहीं कर रहे हैं उन्हें भी ये सब्सिडी दी जाती है। इंश्योरेंस ऑल्सो इन डेवलप्ड कंट्री बोथ यील्ड एंड रेवेन्यू इंश्योरेंस आर अवेलेबल टू फार्मर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एडवर्स वेदर पेस्ट एंड द लो मार्केट प्राइजेस। इंश्योरेंस कराया जाता है हमारे क्रॉप्स का ताकि जो मेनली जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ देखने को मिलता है कि हमारा यील्ड है या रेवेन्यू है, अगर किसी रीज़न से हमारे फार्मर्स का जो प्रोड्यूस था, जो क्रॉप्स थे, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी गाइस, फिर से कंटिन्यू करते हैं। इंश्योरेंस जो है मेनली वो क्या करता है कि यील्ड और रेवेन्यू दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि अगर कोई प्रोड्यूस है, जो क्रॉप्स हैं, अगर वो किसी रीज़न से अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि कोई एडवर्स वेदर हो गया, पेस्ट हो गया या फिर कोई लो मार्केट प्राइस है इसके कारण भी, तो इसके लिए इंश्योरेंस दी जाती है। अगली सब्सिडी होती है डिजास्टर एड। इन केस ऑफ क्रॉप डैमेज मिलियंस ऑफ डॉलर गिवन टू फार्मर्स वेदर और नॉट पार्टिकुलर फार्मर एक्चुअली सस्टेनेबल डैमेज। डिजास्टर एड में क्या होता है कि अगर हमारे फार्मर का जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाता है तो उसे $1 मिलियन का कैश जो है दिया जाता है, $1 मिलियन ऑफ द गिवन टू द फार्मर। अगर कोई पार्टिकुलर फार्मर जो है उसका एक्चुअली में कोई डैमेज नहीं हुआ है तो उस केस में नहीं देंगे, बट अगर हुआ है डैमेज अगर दिख रहा है तो उस केस में हमारे फार्मर्स को डिजास्टर एड दिया जाता है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज ऑन द एक्सपोर्ट्स आर एनी पेमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द प्रोड्यूसर रिजल्टिंग इन एक्सपोर्ट प्राइजेज दैट आर बिलो द डोमेस्टिक प्राइजेस। Used in this sense, we can say this that exports of a number of the Americans farm commodities are subsidized, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मीन्स सब्सिडीज़ दी जाती है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम जिस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि हमारा कोई क्रॉप है जिसे हमें एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट दिए जाते हैं प्रोड्यूसर को। एक्सपोर्ट प्राइजेस जो होते हैं अगर डोमेस्टिक प्राइजेस से कम है तो उसे दी जाती हैं। सो हमने अभी पढ़ा है कि कितने टाइप्स के होती हैं सब्सिडीज़। अब हम पढ़ेंगे कि सब्सिडीज़ के इम्पैक्ट क्या होते हैं। फार्मर सब्सिडीज़ हैव द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इनकम फ्रॉम द जनरल टैक्स पेयर टू द फार्म ओनर। The justification for this transfer and its effects are complex and often controversial. फार्मर सब्सिडीज़ जो हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है।
एक टाइम होता था जब फार्मर जो है वो टैक्स पे करते थे, इन पैसों को लेते थे अगर किसी ज़मींदार से तो उसके टैक्स पे करते थे। बट जो कोई फार्म ओनर हो गया तो उसे टैक्स पे करना पड़ता था। उसकी जस्टिफिकेशन और जो ट्रांसफ़र होता है उसके जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स या कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। सो पहला इम्पैक्ट होता है ग्लोबल फूड प्राइजेज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। बाकी है जो हमारा न्यूट्रिशन उस पर इम्पैक्ट होता है, कॉर्पोरेट फार्म्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, नॉन फार्मिंग कंपनीज पे भी इम्पैक्ट होता है, और जो पब्लिक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है उस पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। सो गाइज अब हम जानेंगे टैरिफ के बारे में। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ्स आर द गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन द इम्पोर्ट दैट रेज द प्राइजेज ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड मेक देम लेस कॉम्पिटिटिव विद द डोमेस्टिक गुड्स। टैरिफ जो होते हैं गवर्नमेंट टैक्स होते हैं जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, डेट रेज द प्राइजेज ऑफ द फॉरेन गुड्स, जो भी फॉरेन गुड्स हैं उसके प्राइजेस को वो बढ़ा देता है, एंड हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उससे लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है। बिकॉज दे राइज द प्राइजेज ऑफ द फॉरेन मेड गुड्स दे मेक देम लेस कॉम्पिटिटिव, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए फॉरेन मेड गुड्स की, जिसके कारण से जो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। टैरिफ्स आर आल्सो यूज टू रेज द रेवेन्यू फॉर ए गवर्नमेंट। ये टैरिफ जो है हमारे गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी बढ़ाती है। टैरिफ्स इम्पोज करती हैं कॉस्ट को सारे प्रोडक्ट पे क्रॉस अ बॉर्डर, thus raising the prices within the country that imposes the tariff. Higher prices affect the supply on the farmer respond by increasing the output and affect the demand as consumer by less countries apply the tariff primarily to protect the domestic industries. जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इफ़ेक्ट करता है टैरिफ को, साथ साथ इसे स्पिल करता है हमारे वर्ल्ड मार्केट में और कंबाइन करता है इसके इफ़ेक्ट को, जिससे वो सप्लाई और इसकी जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाती है इंपोर्ट्स की। टैरिफ जो है हमारी कंट्रीज़ क्यों यूज़ करती है? तो प्रोटेक्शन देने के लिए, जो कंपटीशन उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देने के लिए, इंपोर्ट जो हो रही है स्पेसिफिक कमोडिटी उसे प्रोटेक्शन देने के लिए ये टैरिफ प्रोवाइड किया जाता है। टेम्परेरी होता है यूज़ टैरिफ्स का, जो कि जस्टिफाइड होता है एक ऑर्डर में, और वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी न्यू या इन्फेंट इंडस्ट्री को, मतलब कोई अगर इंडस्ट्री न्यू है बिल्कुल तो उससे वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उन्हें एक विंडो देता है ताकि वो अपना जो है पैर फैला सके बाकी मार्केट या वर्ल्ड वाइड। मैनेजिंग द बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स बाय द रेस्ट्रिक्टिंग द इम्पोर्ट इन अनदर रीजनल डेवलपिंग कंट्रीज, दैट्स वाई यहाँ पे टैरिफ जो है अप्लाई की जाती है। टैरिफ हमने समझ लिया, अब हम बात करेंगे कोटा के बारे में। अ कोटा इज अ गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कैन बी इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इम्पोज द लिमिट्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कैन बी इम्पोर्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी लिमिटेड टाइम में कुछ जो हमारे गुड्स हैं उसे लिमिटेड अमाउंट में ही हम उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब कोटा जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन होता है किसी भी किसी भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे जो भी इम्पोर्ट किया जाएगा या एक्सपोर्ट किया जाएगा किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। कोटा को यूज़ किया जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके किसी भी इंडस्ट्री को, जैसे कि जो न्यू इंडस्ट्रीज़ होती है जो नई नई बनी है उसे, ताकि जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन प्रेशर है जो फॉरेन फॉर्म से उसे वो कम्पीट कर सके, उससे वो डरे नहीं, उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है कोटास। एक गवर्नमेंट जो है वो इरेक्ट करती है ट्रेड बैरियर को जो लिमिट करता है क्वांटिटी और जो है हमारे गुड्स का जो इंपोर्ट किया जा रहा है। जो कोटा के केस में देखेंगे तो जो मोनोपोली ट्रेड्स होते हैं किसी भी सर्टेन कमोडिटीज़ में, इसके लिए होता है। कोटा जो है उसके दो फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट कोटा जो फिक्स करता है अपर लिमिट के अमाउंट को, किसी भी गुड के अपर लिमिट के अमाउंट को, और इम्पोर्ट करते हैं उसे हम किसी गिवन पीरियड में। एक टैरिफ होता है टैरिफ रेट कोटा जो परमिट करता है इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी एंड देन एड अ हाई इम्पोर्ट टैक्स वंस द लिमिट इज रीच्ड। एक टैरिफ रेट कोटा जो है परमिट करता है इंपोर्ट को किसी भी स्पेसिफाइड क्वांटिटी में और ऐड करता है हायर इम्पोर्ट टैक्स किसी भी लिमिट में जो रीच कर। एम्बार्गो एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है कोटा का, and a quota that bans the import and export of a certain goods to a country for the economical or political reasons, which for the economics or political reasons ban the import or export of certain goods to a form a specific country। कोटा जो है
वो बैन कर सकता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को, किसी भी एक सर्टेन गुड जो है किसी कंट्री से हम ले देन कर रहे हैं तो उसे कोटा बैन कर सकता है। उसमें बहुत सारे अदर टूल्स भी होते हैं जैसे प्राइस कंट्रोल, दैन डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ भी इसमें आती हैं। साथ ही साथ इसमें आता है रेस्ट्रिक्टिव कस्टम प्रोड्यूसर्स। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर में। पहला नेशनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लैंड मैनेजमेंट, एंड फिर है रूरल पॉवर्टी एंड पॉवर्टी रिलीफ और फेयर ट्रेड। साथ ही साथ फूड सप्लाई और फूड सेफ्टी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यही सारे रीजंस है जिसके कारण गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर में। कई सारे आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो रहा है। तो जिसमें एक आता है डंपिंग ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस, एंड ये नॉर्मली घाना के जो फार्मर्स हैं उनमें देखने को मिला था, जो राइस के स्टबल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। फिर भी उसके बाद भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें ट्रेड पॉलिसी में कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन इनको बेचने और ख़रीदने पे भी कुछ आर्गूमेंट्स हुए थे। एक और आर्ग्यूमेंट था जो कि मार्केट डिसओरिएंटेशन पे था। मीन्स मार्केट इंटरवेंशन जो है वो इंक्रीज़ करता है कॉस्ट कंज्यूमर्स के लिए। जो कंज्यूमर्स हम हैं उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जो खरीदते हैं उस पर जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। आइदर जो हिडन वेल्थ है जो ट्रांसफ़र हो जाता है गवर्नमेंट को, और जो प्राइसेस है इंक्रीज़ कर दी जाती है गवर्नमेंट जो कंज्यूमर लेवल पे। तो इसके रिगार्डिंग भी कई सारे आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं, हम पहुँचते हैं कंक्लूज़न पे। So, despite valid argument made by supporters of the trade control, most experts believe that such restriction as the tariff and quotas, as well as practice that don't promote the level playing field, such as subsidies and the dumping, are detrimental to world economy. Without impediment to trade, countries can compete freely. Each nation can focus on what it does best and bringing its goods to a fair and open world market. When this happens, the world will prosper, or so the argument goes. अगर ऐसा होता है कि हमारे जो कंट्री में जो वर्ल्ड मार्केट तक जो हमारे गुड्स हैं उसकी एकदम फेयर प्राइसेस मिलने लगे तो हमारा जो वर्ल्ड है वो प्रॉस्पर होगा, एंड इन आर्ग्यूमेंट्स की कोई मतलब नहीं बनती, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। मेनली हमें तो करना था दो ही टॉपिक्स को, स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर जो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, एंड इसके बाद था हमारा एग्रीकल्चर पॉलिसी। एग्रीकल्चर पॉलिसी को मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया है। एंड अगर आप चाहो तो एग्रीकल्चर पॉलिसी को सिर्फ डिफाइन करके इसमें क्या क्या टूल्स हैं, कौन कौन से फोर्सेज हैं जो इसमें अप्लाइड हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद में इसे आप एंड कर सकते हो। नॉर्मली मुझे लगता है एग्रीकल्चर पॉलिसी जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो 2.5 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आ सकता है। सो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।